स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था कि ऐशबोर्न जिन्वू को अपनी सारी स्टोरी बता देता है और फिर जिन्वू रियल वर्ल्ड में दोबारा से उन मोनार्च से लड़ने के लिए रेडी होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जिन्वू का सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि प्लेयर को डिलीट करने का जो कोड है वो सिस्टम में एंटर कर दिया गया है और अब जो सिस्टम है वो डिलीट होने वाला है और प्लेयर के ऊपर जो भी पावर्स की लिमिट्स थी अब वो पूरी तरीके से हटा दी जाएंगी। और जैसा कि प्लेयर के ऊपर से सारे जो उसकी पावर्स हैं, जो भी उसके पावर की लिमिटेशंस है, उसको हटा दिया जाएगा, उस पर कोई भी लिमिटेशंस नहीं होंगी और इसीलिए जितने भी कमांडर रैंक के शैडो सोल्जर्स हैं उनकी जो भी फुल पोटेंशियल पावर है वो सब के सब उनको वापस मिल जाएगी। यानी कि अब वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके बाद जिन्वू के जितने भी कमांडर रैंक के सोल्जर्स होते हैं, इग्रीज, बेरू और बाकी सभी लोग, उनकी जो पूरी फुल पोटेंशियल वाली पावर होती है वो उन लोगों को वापस मिल जाती है। यानी कि अब ये लोग अपनी पूरी फुल पावर का इस्तेमाल कर सकेंगे और अब द शैडो मोनार्च ऐशबोर्न अपनी दुनिया एटर्नल वॉइड में वापस जा रहे हैं। तो क्या आप इस सिस्टम को डिलीट करना चाहेंगे? और उसके पास दो ऑप्शन होते हैं और जिन्वू चुनता है यस। और फिर जिन्वू के सामने बहुत तगड़ी सी लाइट चमकती है और फिर जिन्वू रियल वर्ल्ड में अपनी आंख खोलता है और ये लाइट बहुत ज्यादा तेज चमकती है। रियल वर्ल्ड में जो मोनार्च ऑफ आइस और मोनार्च ऑफ बीस्ट होते हैं वो भी इस लाइट की जो रोशनी होती है उसको झेल नहीं पाते, वो भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा पावरफुल थी। मोनार्च ऑफ आइस चिल्लाते हुए कहता है, क्या फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट? राकान जिन्वू के फादर से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, बहुत बड़ा डिजास्टर आने वाला है। तुम जिस इंसान की बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, जिसको तुम बचा रहे हो ना, उसी के अंदर से अभी बहुत बड़ा डिजास्टर आएगा और ये पूरी दुनिया पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। क्या तुम इस दुनिया को अपने हाथों से बर्बाद करना चाहते हो? क्या तुम सच में उसको बचा रहे हो? अभी शैडो मोनार्च यहाँ पर आने वाला है और वो सबसे बदला लेगा। आखिरकार आखिरकार तुम सोच क्या रहे हो? राकान मोनार्च ऑफ आइस से कहता है कि हम लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है। मोनार्च ऑफ आइस भी अपने वीपन को निकाल के जिन्वू की तरफ एम करता है और इस तरफ जिन्वू के जो फादर होते हैं वो भी तैयार होते हैं उनसे फाइट करने के लिए। और अब इन दोनों मोनार्च को मालूम है कि अगर ये लोग अटैक नहीं करेंगे तो भी मारे जाएंगे और अटैक करेंगे तो देखा जाएगा क्या होगा, क्योंकि लड़ाई होगी ना। लड़ाई में कौन जीते वो कौन जानता है। हाँ मतलब जिन्वू नहीं है, जिन्वू होता तो जिन्वू जीतेगा लड़ाई में तो। और फिर इसीलिए दोनों मोनार्च काफी ज्यादा तेजी से जिन्वू के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत ज्यादा तेजी से उसकी तरफ बढ़ चलते हैं। लेकिन इन दोनों को सबसे पहले जिन्वू के फादर का सामना करना होगा और इसीलिए वो सीधा जाके उसके ऊपर अटैक करते हैं और फिर इन लोगों में बहुत तगड़ी फाइट होती है। तो सबसे पहले राकान जो होता है वो जाकर जिन्वू के फादर के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है ताकि उनको मार के वो जिन्वू के ऊपर डायरेक्टली अटैक कर सके, लेकिन वो उल्टा ही राकान के ऊपर अटैक कर देते हैं और काफी ज्यादा तेजी से जाकर मोनार्च ऑफ आइस के पीछे से जाकर काफी ज्यादा तेजी से उसके ऊपर भी अटैक करते हैं। मोनार्च ऑफ आइस जो कि अपने मन में सोच रहा था कि ये बास्टर्ड इसने प्रिडिक्ट कर लिया कि आखिरकार मैं अपने वीपन से इसके ऊपर किस तरफ अटैक करूंगा और ये इतनी ज्यादा तेजी से मूव कर गया। राकान भी उनकी स्पीड को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। अपने मन में सोच रहा होता है कि इसके जो मूवमेंट्स है वो ऐसे हैं मानो इसने ना जाने कितनी ज्यादा बैटल्स लड़ी हूँ, इसको बहुत सारी बैटल का एक्सपीरियंस है। ये मोनार्च ऑफ आइस के भी सारे अटैक्स को अवॉइड कर रहा है, उनके भी सारे अटैक से बच रहा है, साथ ही में मेरे जितने भी अटैक है उनसे भी बच रहा है और हम दोनों के अटैक को एक साथ ही हैंडल कर पा रहा है। और फिर आप लोग को तो मालूम ही है मोनार्च ऑफ आइस क्या करता है, इनके ऊपर आइस से अटैक करता है और इसीलिए वो अपने मुंह को काफी ज्यादा तेजी से फुलाता है। लेकिन जिन्वू के फादर इस चीज को समझ जाते हैं और इसीलिए वो उसके मुंह पर खींचकर एक बहुत तगड़ा किक मारते हैं, जिसकी वजह से वो बेचारा सामने जो बिल्डिंग होती है उसमें जाके टकराता है। और ये जो किक उन्होंने मारी थी ये कोई मामूली किक नहीं थी, वो बेचारा बहुत ज्यादा दूर चला गया था। और जैसे वो उसके ऊपर अटैक करके थोड़ा सा शांत हो पाते, रिलैक्स कर पाते, उससे पहले ही रकान आकर उनके ऊपर काफी ज्यादा तेजी से अटैक करने के लिए आता है और रकान इस बार डायरेक्टली अपने मुंह से उनके ऊपर अटैक करके उनको खाने वाला था। लेकिन उसके फादर अपने डैगर से उस बेचारे के मुंह को ही ब्लॉक करके उसके ऊपर डैगर से अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। अब वो बेचारा घायल तो हो गया था, उससे पहले कुछ कर पाता उसके फादर उसको फिर से एक हिट मारते हैं, जिसकी वजह से वो बेचारा काफी ज्यादा दूर जाता है और उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। वो चिल्लाते हुए कहता है, ये बास्टर्ड मैं तेरे को। और तभी रकान को कुछ एहसास होता है, वो अपने मन में सोचते कहता है कि फीलिंग क्या। और तभी वो काफी ज्यादा डर सा जाता है, उसके पूरे शरीर कांप जाता है और वो जब पीछे देखता है तो पीछे का सीन देख के उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। काफी ज्यादा हैरान होता है, उसके मुंह में तो शब्द ही नहीं आ रहे थे कि मैं बोलूं क्या, क्योंकि वो बेचारा पूरा का पूरा फ्रीज सा हो गया था, क्योंकि उसने असल में जिन्वू को देख लिया जिसने अपनी आंखें खोल ली थी। इसका मतलब जिन्वू दोबारा से जिंदा हो चुका है और इसीलिए रकान काफी तेजी से जिन्वू की तरफ जाता है, उसके
उसके ऊपर अटैक करने के लिए। मोनार्च ऑफ आइस भी जिन्वू के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गया था और वो रकान से बोलता है कि चलो इसके ऊपर फिर से अटैक करते हैं, जिस पे रकान उससे कहता है कि नहीं, मैं नहीं करूंगा। ये बात सुन के मोनार्च ऑफ आइस बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? हम इतनी ज्यादा करीब आकर इसको रोक नहीं सकते, हम बस उसको मारने ही वाले हैं। जिस पे रकान उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या? तुम नहीं सुन रहे हो क्या? तुम सेंस नहीं कर सकते क्या इस फीलिंग को? उसके आसपास जो माना है उसको सेंस करो, देखो कितनी ज्यादा पावरफुल है। शैडो मोनार्च आ रहा है। मेरे को तुम इनसे दूर समझो, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। मोनार्च ऑफ आइस उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि लेकिन लेकिन तुमने तो वादा किया था कि हम लोग एक साथ मिलकर शैडो मोनार्च को हराएंगे, तुमने कहा था कि तुम मेरी हेल्प करोगे। जिस पे वो उससे कहता है कि अरे प्रॉमिस, किस बात का प्रॉमिस यार? मैंने तुमसे प्रॉमिस सिर्फ इसीलिए किया था क्योंकि तब शैडो मोनार्च इंसान के शरीर में था और उसकी पावर की एक लिमिटेशंस थी। लेकिन जैसा कि शैडो मोनार्च अब खुद ही आ रहा है, तो मेरे से भरोसा मत करना। मैं तुम्हारी कोई मत नहीं करने वाला हूँ। अपना प्रॉमिस तुम भूल जाओ, मैं नहीं निभाने वाला तुम्हारा प्रॉमिस। अभी बात सुन के मोनार्च ऑफ आइस के ऊपर फिर से चिल्लाते हुए कहता है, अबे क्या कर रहा है? अबे तू पागल हो गया है क्या? अबे तू बीस्ट मोनार्च है, क्या कर रहा है? तू इस तरीके से भागेगा? अभी बात सुन के मोनार्च ऑफ बीस्ट यानी कि रकान उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, यार तू पागल हो गया है, तू समझ नहीं रहा मेरी बात को। हाँ मुझे पता है तू मेरी बात को समझेगा भी नहीं, क्योंकि तूने शैडो मोनार्च की असली पावर को कहाँ एक्सपीरियंस किया है? उसे तो मैंने झेला था ना एक बार। मेरे को पता है शैडो मोनार्च की असली रियल पावर क्या है। मैं दुआ करूंगा कि तू बच जाए। और वो वहां से खिसक लेता है। अब इस चीज को देखकर मोनार्च ऑफ आइस तो थोड़ा सा नाराज हो जाता है, वो कहता है कि ये बेवकूफ। और फिर मोनार्च ऑफ आइस अकेला ही लड़ने का फैसला करता है। वो कहता है कि ठीक है तो फिर अब लड़ते हैं, मेरी जो असली पावर है उसे दिखाने का समय आ गया है। और फिर वो अपने वीपन का इस्तेमाल कर कर चारों तरफ आइसी आइस कर देता है। चारों तरफ की जो जगह होती है वो जमा देता है, फ्रीज कर देता है पूरी तरीके से। बाकी सभी जो हंटर्स होते हैं उन लोगों को अनाउंस करके बता दिया जाता है कि कोई भी इस चीज से ना टकराए, और इसीलिए सभी लोग पीछे हटो, सभी लोग पीछे हट जाओ, यहाँ से निकलो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से। और फिर सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। 550। और फिर मोनार्च ऑफ आइस एक बहुत बड़ा स्पेल यूज करता है और यहाँ का जो पूरा एरिया होता है उसी के ऊपर अटैक कर देता है। इसका मतलब ये है कि वो पूरे के पूरे यहाँ पर जो एरिया है, पूरी जगह है, उसको ही डिस्ट्रॉय करने का प्लान बना रहा है। आसमान से डायरेक्टली यहाँ पर कर देता है और काफी सारे उस स्पेल के साथ वो बर्फ के जो स्पेयर होते हैं उससे भी सभी के ऊपर अटैक करता है, जिससे यहाँ पर जिन्हों जो फादर होते हैं काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। और तभी वो आसमान में देखते हैं मोनार्च ऑफ आइस का सबसे तगड़ा अटैक, जो कि इस पूरी जगह को ही बर्बाद करने वाला था। लेकिन तभी हम लोग यहाँ पर जिन्हों के शैडो सोल्जर बेरू को देखते हैं, जो कि उस अटैक के ऊपर अटैक कर देता है। हाँ वो भी अटैक कर देता है उस अटैक के ऊपर और उसके अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर इग्रीस भी यहाँ पर आता है जिन्वू और उसके फादर की रक्षा करने के लिए। इग्रीस मोनार्च ऑफ आइस से कहता है, इन पावर्स के साथ तुम अपने आप को किंग मत कहो। अब ये चीज को देखकर मोनार्च ऑफ आइस की तो आंखें फटी की फटी रहती है, काफी ज्यादा हैरान होता है। वो अपने मन में सोचते कहता है कि आखिरकार इसने मेरे स्पेल को कैसे ब्रेक कर दिया? क्या इसके जो शैडो कमांडर्स हैं उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को दोबारा से पा लिया है? और इसका मतलब, और तभी जिन्वू के चारों तरफ जो आइस से उसको सील किया गया था वो ब्रेक हो जाता है। जिन्वू कहता है, और इसीलिए मैं कहता हूँ भविष्यवाणियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वैसे वो बीस्ट भाग गया क्या? अभी इस चीज को देखकर मोनार्च ऑफ फ्रॉस्ट तो बहुत ज्यादा डर जाता है। उसके पूरे शरीर से पसीने आ रहे होते हैं, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। मतलब मैं बता नहीं सकता यार, बहुत ज्यादा, क्योंकि उसको तो बिल्कुल भी नहीं लगा था कि जिन्वू वापिस आ पाएगा। और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है उसकी, वो बहुत ज्यादा डर गया होता है। जिन्वू से कहता है, तुमने उसे जाने की परमिशन दे दी? अब इस चीज को देखकर मोनार्च ऑफ आइस की तो हालत ही खराब होती है। इसके बाद वो नोटिस करता है कि एक्चुअल में जिन्वू और उसके बीच में एक बहुत बड़ी दीवार है जो कि दिखाई नहीं दे रही है नॉर्मली तो, लेकिन जिन्वू और उसमें बहुत ज्यादा ही अंतर है, बहुत ज्यादा गैप है। और इस चीज को देखने के बाद तो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। और जब वो जिन्वू और अपने में अंतर को समझने की कोशिश करता है तब उसको एक्चुअल में पता लगता है कि जो इसके में और जिन्वू के बीच में जो इस समय अंतर है वो बहुत ज्यादा ही है। और तभी जिन्वू अपने साइड में देखते हुए कहता है कि ओ वहां पर है वो। अब इस चीज को जैसे ही मोनार्च ऑफ आइस सेंस करता है कि जिन्वू अपने दूसरी तरफ देख रहा है तो वो इस चीज का फायदा उठाने की सोचता है। और इसीलिए वो अपने मन में सोचता है कि मेरे पास ये बहुत बेहतरीन मौका है और ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा कभी नहीं आएगी। हम दोनों की जो पावर है उसमें बहुत ज्यादा ही अंतर है, लेकिन मेरे को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने मेरे ऊपर से नजरें हटाकर साइड में कर ली। और मेरे पास ये आखिरी मौका है और मेरे को इस
मौके को किसी भी हालत में नहीं खोना है और यही तरीका है जिससे कि मैं मरने से बच सकता हूँ। और इसीलिए वो अपने वीपन को रेडी कर लेता है जिन्वू की तरफ अटैक करने के लिए। और वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे को इस सिंगल अटैक के साथ ही अपनी सारी ताकत लगानी होगी। और इसीलिए वो बहुत ज्यादा अपनी जितनी भी ताकत उसके अंदर होती है, बची हुई होती है इस समय पर, वो पूरी की पूरी ताकत अपने उस वीपन के अंदर डालकर जिन्वू की तरफ बहुत ज्यादा तेजी से छोड़ देता है। और वो वीपन बहुत ही ज्यादा तेजी से जिन्वू की तरफ बढ़ रहा होता है जिन्वू को मारने के लिए। और जिन्वू तो अपना दूसरी साइड देख रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो वीपन जिन्वू को टच करता, उससे कुछ सेकंड पहले ही जिन्वू उस वीपन को अपनी सिर्फ उंगलियों से टच कर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इस चीज को देखकर तो मोनार्च ऑफ आइस की भी हालत खराब हो जाती है, उसका दिमाग खराब हो जाता है पूरा पूरा। वो कहता है कि कैसे, ये इसने कैसे कर दिया यार। ओ, तो इसका मतलब है कि ये इतना ज्यादा कैपेबल है। तो अच्छा, यही है शैडो ऑफ मोनार्च की पावर, द ग्रेटेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट, और सबसे ज्यादा ताकतवर किंग्स में से एक। जिन्वू मोनार्च ऑफ आइस की तरफ देखते हुए कहता है कि तू चिंता मत कर, तेरे को तो मैं सबसे लास्ट में मारूंगा, तब तक तू जिंदा रहेगा। तू वहीं पर ही खड़े होकर मेरा इंतजार कर। अभी मैं मोनार्च ऑफ बीस्ट रकान को देख कर आता हूँ, पहले उसे संभालता हूँ। और इसीलिए उसके साइड में जो फॉरेस्ट होता है वो उसमें जाता है जहाँ पर रकान एक्चुअल में छुपा हुआ होता है। और रकान ये सब कुछ देख रहा होता है और तभी रकान को कुछ एहसास होता है। और ये चीज को सेंस करने के बाद तो रकान की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मौत मौत मेरे करीब आ रही है, मैं इस चीज को फील कर सकता हूँ, मुझे ये एहसास हो रहा है। मेरे को मोनार्च ऑफ आइस के साथ आर्ग्यू करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था। मैं लेट हो गया, मेरे को यहाँ से जल्द निकलना होगा। लेकिन अब काफी ज्यादा देर हो गई होती है और उसको ये बात समझ में आ गई होती है। और इसीलिए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अब तो ये सब कुछ हो ही गया है, अब मेरे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है, मेरे को उससे झूठ ही बोलना पड़ेगा जब तक कि यहाँ पर ड्रैगन किंग नहीं आ जाता। रकान लेकिन अभी भी छुपकर ये सब कुछ देख रहा होता है कि कहीं जिन्वू मेरे पास तो नहीं आ रहा है। और वो अपने सामने देख रहा होता है, लेकिन तभी तभी उसको कुछ चीज सेंस होती है। वो कहता है कि ये हो रहा, ये तो। और तभी उसको एहसास होता है कि एक्चुअल में जिन्वू उसके पीछे आ गया है और जिन्वू उसके पीछे खड़ा होता है। इस चीज को देख कर तो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मौत मौत हवाओं में है, मैं सेंस कर सकता हूँ कि ये इनविंसिबल है, इसको मारा नहीं जा सकता। नहीं 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 नहीं। और जिन्वू तो बड़े ही प्यार से रकान की तरफ देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि ये हरकत करने क्या वाला है। रकान जो कि अपने मन में अभी भी यही सोच रहा होता है कि अब मैं इससे कैसे लड़ूंगा, क्योंकि मेरी और इसकी स्ट्रेंथ में बहुत ही ज्यादा अंतर है। और मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है कि आखिरकार ये पावर कितनी ज्यादा भयानक है और इसके सामने सिर्फ झुका जा सकता है। और इसीलिए रकान जिन्वू के सामने झुकते हुए उससे कहता है कि ओह मोनार्च ऑफ शैडो, मैं द किंग ऑफ बीस्ट आपसे लड़ना नहीं चाहता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझ जैसे इंसान को माफ कर दीजिए और मुझे अपने एक दोस्त के तौर पर एक्सेप्ट करें। ड्रैगन किंग कुछ देर में इस जगह पर आएंगे अपने सोल्जर्स के साथ, और जब ऐसा होगा तो मैं और मेरी आर्मी आपकी सहायता करेंगे। जिसपे जिन्वू से कहता है कि बहुत बढ़िया। अब इस बात को सुन के तो रकान अपने मन में सोच रहा होता है कि बहुत बढ़िया, ये बेवकूफ है, मैं तो इससे झूठ बोल रहा हूँ। क्योंकि रियल मोनार्च यानी कि रियल शैडो ऑफ मोनार्च कभी भी मुझ जैसे धोखेबाज को माफ नहीं कर सकता। मैंने सिर्फ उससे गद्दारी नहीं की थी, बल्कि मैंने उसके उस वेजल को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी जिसकी वजह से वो यहाँ पर आता। और मुझ जैसे इंसान को ये माफ कर रहा है, ये तो इसकी बहुत बड़ी नादानी है, बेवकूफ़ी है इसकी। ये इंसान भी कितना ज्यादा बेवकूफ है ना, इसने मेरे ऊपर दया दिखाते हुए मेरे को थोड़ा सा और समय दे दिया। बस मेरे को इंतजार करना है ड्रैगन किंग का, और ड्रैगन किंग जैसे ही यहाँ पर आएगा इसके शरीर के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और रकान आगे कुछ कह पाता है इससे पहले ही जिन्वू उसको बीच में टोकते हुए कहता है कि रुको रुको रुको, इससे पहले मेरे को कुछ कर्ज है तुम्हारे ऊपर जिसको कि सेटल करना है। तुमने मेरे छाती पर ये 5 पंजों के निशान मार दिए थे, तो अगर तुम मेरे 5 अटैक्स को रोक पाओगे, उसको हैंडल कर पाओगे, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अब ये बात को सुन के तो रकान बहुत ज्यादा ही भड़क जाता है, उसकी तो आंखें फटी फटी रहती हैं, उसको बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता है। वो जिन्वू पर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार तेरी इतनी औकात, आखिरकार तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तू किंग ऑफ बीस्ट को बेवकूफ समझ रखा है, तू मेरे को बेवकूफ बना रहा है, तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो बहुत ज्यादा तेजी से चिल्लाता है और बहुत ज्यादा गुस्से में, मेरी जिंदगी यहाँ पर खत्म होने वाली है,
और तुझे तुझे इन सब चीजों की सूझ रही है, तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और जिन्वू उसके सामने खड़ा होता है। जिन्वू भी अपना डैगर निकाल लेता है और उसको उसकी औकात दिखाने के लिए तैयार होता है। और फिर जिन्वू पलक झपकते ही बहुत ज्यादा तेजी से रकान की तरफ जाता है और रकान उससे पहले कुछ समझ पाता, उसके ऊपर कुछ अटैक कर पाता। जिन्वू बहुत ज्यादा तेजी से रकान की तरफ जाकर उसके ऊपर उल्टा अटैक करता है और रकान को घायल कर देता है और इस वजह से रकान का एक हाथ भी कट जाता है। जिन्वू रकान से कहता है, अभी भी 4 चांस तो बाकी हैं। दूर खड़ा जो मोनार्च ऑफ आइस होता है ये सब कुछ देख रहा होता है। वो थॉमस एंड्रे को देखता है जिसको कि जिन्वू का एंट मॉन्स्टर बेरू हील कर रहा होता है। मोनार्च ऑफ आइस अपने मन में सोचते हुए कहता है, ये एक एंट जो कि इंसान को हील कर रहा है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये है। तो एक्चुअल में इस समय मोनार्च ऑफ आइस के ऊपर अटैक करने के लिए खुद इग्रीस आ रहा था और उसी को देखते हुए मोनार्च ऑफ आइस अपने मन में सोचते हुए कह रहा होता है कि ये शैडो तो मैंने पहले भी देख रखी है ना। इस शैडो को तो कहा जाता है टू विंग्स ऑफ आर्मी ऑफ शैडोज। ये तो नाइट ऑफ डेथ है। इग्रीस और इग्रीस बहुत ज्यादा तेजी से उसी की तरफ बढ़ रहा होता है मोनार्च ऑफ आइस की पिटाई करने के लिए। मोनार्च ऑफ आइस को ऐसा लग रहा था कि इग्रीस उसकी पिटाई करने के लिए आ रहा है और जिस रफ्तार से इग्रीस मोनार्च ऑफ आइस की तरफ से आ रहा था उसकी तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अपने मन में सोचते हुए कहता है कि क्या इसने अपनी सारी पावर वापस से पा ली है। और वैसे भी जो शैडो सोल्जर्स हैं ये अपने आप को बार बार रीजनरेट कर सकते हैं, बार बार रीजनरेट कर सकते हैं जब तक कि इनके पास माना रहेगी। लेकिन मैं अपने आप को रिकवर नहीं कर पाऊंगा माना का इस्तेमाल करके, क्योंकि इस समय जो मेरे पास बॉडी है इसमें मैं ऐसा करना संभव नहीं है। ये तो अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। और फिर उस बेचारे के पास भी कोई ऑप्शन तो होता नहीं है और वो एक छलांग मारकर इग्रीस के ऊपर अटैक करते हुए उससे कहता है, अपनी ताकत बर्बाद मत करो, आखिरकार तुम मेरे से कब तक लड़ पाओगे, कब तक झेल पाओगे तुम मेरे को। लेकिन तभी वो इग्रीस को देखता है। इग्रीस तो कुछ अलग ही करता है। एक्चुअल में इग्रीस यहाँ पर जिन्वू को बुलाता है और ये वाला जो स्टाइल था जिन्वू को बुलाने का वो जिन्वू वहां पर अपीयर होता है। अब इस चीज को देखकर तो मोनार्च ऑफ आइस की हालत और भी ज्यादा खराब होती है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि और फिर जिन्वू मोनार्च ऑफ बीस्ट यानी कि रक्कान की जो दोनों सींग होती है उसको काट के ले आता है और यहाँ पर फेंक देता है इसके सामने। अब इस चीज को देखकर तो मोनार्च ऑफ आइस की आंखें खुली खुली रह जाती हैं। वो कहता है कि ये तो वो अपने मन में सोचते हुए कहता है, वो कहता है कि ये तो जिन्वू उससे कहता है, ये लो मोनार्च ऑफ बीस्ट रकान मारा गया। मोनार्च ऑफ आइस अपने मन में सोचते हुए कहता है, क्या इसने मोनार्च ऑफ बीस्ट रकान को मार दिया? अभी अभी कुछ समय पहले तो इन लोगों की लड़ाई शुरू हुई थी, इतनी जल्दी? जिन्वू मोनार्च ऑफ आइस की तरफ देखते हुए कहता है कि मोनार्च ऑफ बीस्ट, मोनार्च ऑफ आइस और मोनार्च ऑफ इंसेक्ट, इन तीनों मोनार्च की मौत बाकी सभी के लिए वार्निंग की तरह काम करेगी। अब इस चीज को सुनकर तो मोनार्च ऑफ आइस का दिमाग और भी ज्यादा सनक जाता है। वो जिन्वू की तरफ अपने आइस से कुछ वीपन बनाते हुए जिन्वू पर अटैक करते हुए कहता है कि तू बास्टर्ड। लेकिन बेचारा उसके आगे कुछ कर पाता, कुछ बोल पाता, कुछ समझ पाता, कुछ बता पाता या कुछ एक्ट कर पाता, मतलब वो कुछ भी नहीं कर पाता। उससे पहले ही जिन्वू अपने डैगर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। हाँ, काफी सारे अटैक करता है और उस बेचारे की हालत बस से बदतर हो जाती है। और फिर वो अपनी लास्ट ट्रिक यानी कि अपने मुंह से आइस से अटैक करने की सोचता है, लेकिन जिन्वू इस बार चालाकी करते हुए बहुत ज्यादा तेजी से उसके पास आता है और उसके मुंह को ही दबा देता है और उसका मुंह ब्लॉक कर देता है और उससे कहता है कि सर ये सब बाहर मत फेंकिए, खा लीजिए इसको। और अपने डैगर से उसके ऊपर अटैक करता है और उससे कहता है कि वैसे मोनार्च ऑफ बीस्ट मेरे 4th अटैक में मारा गया था, तो तुम कब तक बचे रहोगे? मोनार्च ऑफ आइस हाँ अब ये मरने वाला है। वो चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसके पूरा शरीर कांप रहा होता है। उसे समझ में आ गया होता है कि अब वो इसका अंत है। उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है, वो बस चिल्ला रहा होता है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि जिन्वू ने इसके ऊपर इस समय बहुत तगड़ा अटैक कर दिया था और वो बस उस दर्द में चिल्ला रहा था। और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर डिसअपेयर होने लग जाता है, वो गायब होने लग जाता है और फिर कुछ सेकंड्स में ही उसका पूरा शरीर आसमान में गायब सा हो जाता है और वो मर जाता है। बेरू जिन्वू के पास आता है, उससे कहता है कि माई किंग। जिन्वू से कहता है कि वैसे जो इंसान मेरे को भी थोड़े समय पहले प्रोटेक्ट कर रहा था, मेरे को बचा रहा था, उसके साथ क्या हुआ? बेरू उसको बताता है कि वो हवाओं में गायब सा हो गया और तभी जिन्वू साइड में
उस इंसान का डैगर देखता है। जिन्वू उस डैगर को अपने हाथ में उठाता है और उस तरफ हम लोग उसी इंसान को देखते हैं। तो एक्चुअल में जिन्वू के फादर ही हैं। तो उनके खून से सने हुए जो पंजों के निशान होते हैं वो दीवारों पर लगे हुए होते हैं, यानी कि जरूर वो आसपास ही होंगे। इसके बाद हम लोग जिन्वू के फादर को देखते हैं जो कि एक साइड में पड़े हुए होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा घायल हो गए होते हैं। वो बहुत ज्यादा थक गए होते हैं, वो बहुत ज्यादा घायल होते हैं। उनका शरीर भी धीरे धीरे अब ब्रेक होने लगा था। वो अपने मन में सोचते हो कहते हैं, एक इंसान के शरीर में गॉड जितनी पावर को रिसीव करना, शायद ये सब उसी का परिणाम है। ठीक है, ये सब भी ठीक है, मुझे लगता है काफी कुछ कर लिया है मैंने। और तभी वो अपने साइड में देखते हैं तो उनका जो डैगर होता है वो वहां पर आकर गिरता है। अब इस चीज को देखकर तो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी वो अपने साइड में देखते हैं तो वहां पर एक्चुअली जिन्वू आ गया होता है। जिन्वू उनसे कहता है, क्या आपको सच में लगा था कि मैंने नोटिस नहीं किया और आप बिना वो शब्द कहे फिर से जाने वाले हैं, वो वर्ड फादर। और जिन्वू एक स्माइल देता है और इसी स्माइल के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो आशा है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलता हूं मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं जल्द ही ले आऊंगा।